फिल्म की शुरुआत एक डरावने समय से होती है। बहुत साल पहले इस दुनिया पर टाइटन्स ने हमला कर दिया था और इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। चारों तरफ तबाही थी और इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जिंदा रहने के लिए इंसानों ने बहुत ऊंची और मोटी दीवारें बना लीं और उन्हीं दीवारों के पीछे रहना शुरू कर दिया। लोगों को लगता था कि ये दीवारें उन्हें टाइटन से हमेशा बचाए रखेंगी। दीवारों के अंदर डर था, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे 100 साल से ज्यादा समय बीत गया और नई पीढ़ी ने कभी टाइटन्स को देखा ही नहीं। अब टाइटन सिर्फ किताबों की कहानियों में रह गए थे, जिन्हें बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता था। दीवार के बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी और सरकार ने सख्त कानून बना दिए थे। दीवार के पास जाना भी मना था और लोगों को समझाया गया था कि बाहर सिर्फ मौत है। डर के कारण लोग मजबूरी में कठिन लेकिन सुरक्षित जिंदगी जी रहे थे। दीवारों के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे बाहर वाला हिस्सा किसानों का था, जहां लोग खेतों में काम करके गुजारा करते थे। बीच वाला हिस्सा फैक्ट्रियों और मजदूरों का था और सबसे अंदर वाला हिस्सा अमीर और ताकतवर लोगों का था, जहां राजा और बड़े लोग रहते थे। कोई भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकता था। इसी बाहरी हिस्से में एरिन नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन आजादी के लिए बेचैन रहता था। उसे दीवारों के पीछे कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो खुद को एक कैदी की तरह महसूस करता था। एरिन का सपना था दीवार के बाहर की दुनिया को देखना, और उसे यकीन नहीं होता था कि टाइटन सच में मौजूद हैं। वो सोचता था कि लोग बेवजह डर में जी रहे हैं। वो अपना सपना अपने दोस्तों के साथ भी साझा करता था और उसका एक दोस्त भी उतना ही समझदार था। सरकार का मानना था कि गरीब लोग कुछ नया सोचें ये गलत है। एरिन की जिंदगी में मिकासा नाम की एक लड़की भी थी, जो एरिन को पसंद करती थी और एरिन भी उसे पसंद करता था। मिकासा बस एक शांत और सुरक्षित जिंदगी चाहती थी, लेकिन एरिन की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। एक दिन एरिन का दोस्त रास्ते में एक अजीब आदमी से मिलता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। एरिन को अपनी जगह से दीवार के बाहर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता था और वहीं एक पुरानी मशीन लगी हुई थी, जिसके पास लोग डर के कारण नहीं जाते थे। अब एरिन ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में दीवार के बाहर जाएगा और वो अपने दोस्तों को भी इसके लिए मना लेता है। दीवार के पास सेना के जवान तैनात रहते थे और छुपते छुपाते तीनों दीवार के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही पकड़े जाते हैं। सेना का एक अफसर उन्हें बचा लेता है, क्योंकि उसे एरिन की काबिलियत और उसके सपने के बारे में पता था। अभी वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक धरती हिलने लगती है। सब लोग ऊपर देखते हैं और जो वो देखते हैं उस पर उन्हें यकीन नहीं होता। पहली बार उन्होंने असली डर को सामने देखा था। दीवार के ऊपर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक टाइटन दिखाई देता है, जो बाकी सभी टाइटन से कहीं ज्यादा ताकतवर था, और ऐसे भयानक दानवों को जायंट कहा जाता है। वो दानव आग से बना हुआ था और दीवार से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था। उस समय वो अपने मुंह से आग उगल रहा था। अपने विशाल पैरों से वो दीवार पर वार करने लगा और दीवार टूटने लगी। ये देखकर लोग डर और सदमे में आ गए। आग के हमले से हालात और भी भयानक हो गए थे। तभी वहां मौजूद नेता एक सैनिक को बम से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन वो सैनिक उसे रोक देता है और कहता है कि सरकार ने ऐसे विस्फोटकों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। तभी वो विशाल दानव दीवार में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है और अचानक गायब हो जाता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है, जैसे तूफान से पहले की शांति। लेकिन अगले ही पल उस छेद से टाइटन्स अंदर घुसने लगते हैं। दिखने में वो इंसानों जैसे थे, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे और ताकतवर। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे इंसान उनके लिए खाना हो। नेता किसी तरह बम चलवाकर कुछ टाइटन्स को उड़ा देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये टाइटन्स कभी मरते नहीं हैं। उनके घायल शरीर अपने आप ठीक होने लगते हैं। बड़ी संख्या में टाइटन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसान उनके सामने बिल्कुल छोटे और बेबस लगते हैं। टाइटन्स इंसानों को कीड़ों की तरह कुचल रहे थे, जैसे वो उनके लिए खिलौने हों। इंसान उनके लिए बीबीक्यू से कम नहीं थे। वो उन्हें पकड़कर खा रहे थे। डर के मारे कई सैनिक टाइटन्स का शिकार बनने से पहले ही अपनी जान दे देते हैं। पूरे शहर में तबाही फैल जाती है। लोग या तो भगदड़ में कुचले जा रहे थे या टाइटन्स द्वारा मारे जा रहे थे। जान बचाने के लिए लोगों को एक ही सुरक्षित जगह दिखती है, शहर का बड़ा हॉल। लोग बिना किसी की परवाह किए उस हॉल में घुसने लगते हैं। एरिन और मिकासा भी अपनी जान बचाने के लिए वहीं भागते हैं। तभी मिकासा की नजर एक माँ और उसके बच्चे पर पड़ती है। उसे उन पर दया आ जाती है और वो बच्चे को बचाने के लिए रुक जाती है। भीड़ के धक्कों में एरिन हॉल के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर के लोग उसे रोक देते हैं। बाहर मिकासा बच्चे को पकड़े होती है
और एक टाइटन उसकी ओर बढ़ रहा होता है। एरिन मजबूरी में कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो टाइटन मिकासा और बच्चे दोनों को निगल जाता है। अचानक वहां सन्नाटा छा जाता है। किसी तरह एरिन जोर लगाकर हॉल से बाहर निकलता है। वो देखता है कि टाइटन्स ने पूरे हॉल को घेर लिया है और अंदर फंसे लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। टाइटन्स हॉल की छत तोड़कर लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ खून बहने लगता है और लोग तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। इन हालात से टूट चुका एरिन आगे शहर की ओर बढ़ जाता है। 2 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। कहानी अब इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचती है। ये इलाका मजबूत दीवारों की वजह से उस विशाल दानव के हमले से बच गया था। पिछले हमले में बचे लोग भी यहीं आकर रहने लगे थे, क्योंकि तीसरे हिस्से यानी किसानों वाले इलाके में अब भी टाइटन्स मौजूद थे। ज्यादा आबादी की वजह से इस इलाके में खाने की भारी कमी हो गई थी। भूख की वजह से लोग धीरे धीरे मरने लगे थे। तीसरे हिस्से में बचे हुए लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था जिंदा रहने का। वो रास्ता था टाइटन्स से लड़ना और अपने इलाके को वापस सुरक्षित बनाना। मतलब अब छुपकर नहीं, सामने से टाइटन्स का सामना करना था। इसके लिए सेना को तैयार किया गया। पूरे 2 साल तक उन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई। एरिन और उसका दोस्त भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, क्योंकि उनके दिल में मिकासा की मौत का बदला लेने की आग थी। एरिन खुद को मिकासा की मौत का जिम्मेदार मानता था, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था। इस पूरी टीम को एक कमांडर लीड कर रहा था, जिसका नाम कुबल था। कमांडर कुबल ने योजना बनाई कि हमला रात के अंधेरे में किया जाएगा। उनका मिशन था तीसरे इलाके की दीवार में बने उस बड़े छेद को बंद करना जहां से टाइटन्स अंदर आए थे। योजना के मुताबिक ऊपर से जोरदार धमाका किया जाएगा, जिससे दीवार के टूटे हुए बड़े टुकड़े नीचे गिरेंगे और वो छेद अपने आप बंद हो जाएगा। एक बार वो छेद बंद हो गया तो टाइटन्स उस रास्ते से अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर ये मिशन सफल होता तो टाइटन्स का खात्मा यहीं से शुरू हो जाता। ये धमाका उनकी आखिरी उम्मीद था। या तो वो इस मिशन में अपनी जान दे देते या फिर दुश्मन की जान लेते। इसी बीच सेना की एक अधिकारी सबको नए हथियारों के बारे में बताती है। ये हथियार ऐसे थे जिनसे इंसान हवा में उड़ सकते थे। उन्हें यह भी पता चल चुका था कि टाइटन्स को गर्दन पर हमला करके मारा जा सकता है और फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होते। योजना के मुताबिक सब लोग रात के अंधेरे में मिशन के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो रुककर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि ये सिर्फ गायों की आवाज है और सब ठीक है। तभी एक महिला सैनिक को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई बच्चा खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। वो आगे बढ़ जाती है और एरिन भी उसके पीछे चला जाता है। जब वो बच्चे को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें एक भयानक सच्चाई पता चलती है। वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि टाइटन का बच्चा होता है। वो छोटा दानव उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही पलों में चारों तरफ टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं। हालात बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि खुदगर्ज कमांडर कुबल उन्हें वहीं छोड़कर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भाग चुका होता है। इसी बीच एरिन का दोस्त टाइटन्स के हाथों पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी एक और सैनिक आकर उसे किसी तरह बचा लेता है। अब पूरी टीम चारों तरफ से टाइटन से घिर चुकी होती है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी अचानक टाइटन्स का सबसे खतरनाक शिकारी शिकीशिमा वहां पहुंचता है। अकेले ही वो 10-15 टाइटन्स को मार गिराता है। उसके साथ एक बहादुर महिला सैनिक भी होती है, जिसका नाम मिकासा होता है। हाँ, मिकासा जिंदा थी। दोनों मिलकर अपने खास हथियारों से टाइटन्स को एक एक करके खत्म कर देते हैं। टाइटन्स को मारने के बाद सब लोग दीवार के पास बने उसी छेद की तरफ बढ़ते हैं जहां उनका असली मिशन होना था। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। मिकासा एरिन से बिल्कुल भी भावुकता नहीं दिखाती। उसके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ उस दिन का बदला लेने की आग जल रही होती है। टाइटन ने मिकासा को निगल लिया था, लेकिन शिकीशिमा ने उसे बचा लिया। उसी के बाद शिकीशिमा ने एरिन को टाइटन से लड़ना सिखाया। वो एरिन से एक राज की बात कहता है। वो कहता है कि टाइटन से बचने के लिए भागना नहीं बल्कि सामने से हमला करना होगा। वो एरिन को समझाता है कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि डर है। डर ही इंसान को भागने पर मजबूर करता है। अगर डर खत्म हो जाए तो टाइटन्स भी गिर सकते हैं। तभी खुदगर्ज कमांडर कुबल वहां पहुंचता है। वो बताता है कि जिन तेज मार करने वाले हथियारों को वो इस्तेमाल करने वाले थे, वो गुप्त जगह पर नहीं मिले। वो हथियार सुरंगों में रखे थे। कुबल कहता है कि वो उन हथियारों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वहां से चला गया। उसे शक था कि हमारे बीच कोई चोर है जो हथियार चुरा सकता है। सेना के लोग भारी तोपें लोड करने लगते हैं, लेकिन इन आवाजों से टाइटन सतर्क हो जाते हैं।
अचानक दो सैनिकों को टाइटन्स निगल जाते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुबल को सिर्फ हथियारों की चिंता होती है। तभी एक चोर लदे हुए वाहनों को लेकर भाग जाता है। उसी समय एक औरत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके पति को टाइटन्स खा चुके होते हैं। वो उस चोर के वाहन को टक्कर मार देती है। वो विस्फोटकों को बचाने की जगह आग लगा देती है। बदला लेने के लिए वो जलते हुए वाहन को टाइटन्स के बीच ले जाकर टकरा देती है। जोरदार धमाका होता है, लेकिन टाइटन्स को कोई नुकसान नहीं होता। अब उनकी आखिरी उम्मीद विस्फोटक भी खत्म हो जाते हैं। कुबल फिर से भाग जाता है और सबको मुश्किल में छोड़ देता है। अब पूरी टीम टाइटन्स के बीच बुरी तरह फंस जाती है। एरन पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन तभी उसे शिकीशिमा की बातें याद आती हैं। वो अपने अंदर के गुस्से को काबू में करके आगे बढ़ता है। वो टाइटन्स का सामना करता है और कुछ टाइटन्स को मार भी देता है। लड़ते हुए एरन अपनी एक टांग खो देता है। इसी बीच एक टाइटन एरन के दोस्त को पकड़ लेता है। सब लोग मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं ताकि टाइटन उसे खा न सके। एरन पूरी तरह हार चुका महसूस करता है। उसे लगता है कि वो इंसानियत के किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर वो खुद को हिम्मत देता है और दोबारा उठ खड़ा होता है। ठीक वक्त पर वो अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन इस बार उसकी एक बाह भी कट जाती है। आखिरकार एक टाइटन एरन को निगल जाता है। एरन को महसूस होता है कि वो टाइटन के पेट में धीरे धीरे पिघल रहा है। ये देखकर मिकासा अपना आपा खो देती है और उसी टाइटन पर हमला कर देती है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। उसकी मशीन खराब हो जाती है और वो गिर जाती है। अब मिकासा की मौत सामने खड़ी होती है, क्योंकि वही टाइटन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उस टाइटन के पेट में कुछ अजीब सा होता है। अगले ही पल एक विशाल दानव टाइटन का मुंह फाड़कर बाहर निकलता है। जोरदार धमाके के साथ एक नया विशाल टाइटन पैदा होता है और वो बाकी बचे टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। ध्यान से देखने पर सबको समझ आ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एरन है। कुछ देर बाद वो विशाल रूप भी कमजोर पड़ने लगता है, जैसे बाकी टाइटन्स मरते हैं। तभी एक कमांडर जो एरन की काबिलियत को जानता था, जोर से चिल्लाता है, उसकी गर्दन काटो। कोई उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन मिकासा बिना सोचे वैसा ही करती है और उसी जगह से एरन बाहर निकल आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि एरन की कटी हुई टांग और बाह दोनों दोबारा ठीक हो चुकी होती हैं। ये सब देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। तभी शिकीशिमा हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है कि एरन के पिता एक वैज्ञानिक थे। एक रात वो एरन को एक खास इंजेक्शन देते हैं। उस समय वही कमांडर भी वहां मौजूद होता है। एरन की मां उन्हें रोकने की कोशिश करती है और मना करती है कि बच्चे के साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ा होकर एरन इंसानियत को बचाने में बहुत बड़ा काम करेगा और ये दवा उसी वजह से दी जा रही है। तभी दरवाजे पर कुछ सरकारी अफसर दस्तक देते हैं। एरन के पिता तुरंत एरन और उस कमांडर को एक कमरे में छुपा देते हैं। उन अफसरों में कुबेल भी शामिल होता है। अफसर बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि एरन के पिता कोई गुप्त प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को किसी भी तरह का प्रयोग या आविष्कार करने से मना किया हुआ था। सजा के तौर पर एरन के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके सारे शोध के कागज आग में जला दिए जाते हैं। इसी वजह से वो कमांडर हमेशा एरन का साथ देता था। उसे पता था कि उस इंजेक्शन की वजह से एरन सबसे अलग और सबसे ताकतवर बन चुका है और शायद वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। होश में आने पर एरन खुद को कुबेल की कैद में पाता है। एरन खुद भी हैरान होता है कि वो एक विशाल दानव में बदल गया था, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा गर्व होता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसके अंदर वो ताकत है जो इंसानों को टाइटन से बचा सकती है। लेकिन कुबेल को एरन से खतरा महसूस होता है। उसका मानना था कि इंसानों को कुछ नया करने या सोचने की जरूरत नहीं है, बस दीवारों के पीछे डरकर जीना ही सही रास्ता है। जब कमांडर एरन के पक्ष में बोलता है तो कुबेल उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। मरने से पहले कमांडर एरन को एक बड़ा सच बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता का कातिल कुबेल ही है। ये सुनते ही एरन और उसके साथी कुबेल के खिलाफ हो जाते हैं। तभी अचानक एक बहुत ताकतवर विशाल टाइटन वहां कूदता हुआ आता है। आते ही वो एरन को पकड़ लेता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रास्ते में आने वाले हर किसी को हटाता चला जाता है। वो एरन के दोस्त को मारने ही वाला होता है, तभी मिकासा बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो टाइटन मिकासा की बात समझ रहा हो। वो बिना कुछ किए एरन को उठाकर वहां से चला जाता है। इसी लड़ाई में कुबेल की मौत हो जाती है। एरन के चले जाने के बाद सब लोग समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तभी एरन का दोस्त याद दिलाता है कि उनके पास अब भी एक विस्फोटक बचा हुआ है, उसी से वो अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। सब लोग तीसरे इलाके की तरफ लौटते हैं ताकि उस बम को हासिल किया जा सके। दूसरी तरफ एरन की आंख खुलती है और वो खुद को एक बड़ी और अजीब सी जगह पर पाता है।
वहां शिकीशिमा भी मौजूद होता है और बहुत सी चीजें रखी होती हैं। वहीं शिकीशिमा कई बड़े राज खोलता है। वो बताता है कि टाइटन्स असल में इंसान ही होते हैं और ये टाइटन्स किसी और ने नहीं बल्कि एरन के पिता ने बनाए थे। उन्हें एक हथियार के तौर पर बनाया गया था ताकि युद्ध जीता जा सके, लेकिन यह प्रयोग पूरी तरह नाकाम हो गया। उस दवा का असर एक बीमारी की तरह फैलने लगा और इंसान बहुत तेजी से टाइटन्स में बदलने लगे। ये टाइटन्स पूरी दुनिया में तबाही फैलाते जा रहे थे और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि टाइटन्स बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते थे, मतलब वो लगभग अमर थे। उन्हें मारने का एक ही तरीका था जो सिर्फ एरिन के पिता को पता था, लेकिन उनके मरने के साथ ही वो तरीका भी खत्म हो गया। अगर सरकार ने प्रयोग करने पर रोक ना लगाई होती तो शायद टाइटन्स को खत्म करने का रास्ता मिल सकता था। इसी वजह से एरिन के पिता ने अपने बेटे को चुना और उसे वो सीरम लगाया ताकि एरिन इंसानियत की मदद कर सके और टाइटन से लड़ सके। एरिन अमर था और जब चाहे एक विशाल दानव में बदल सकता था। इसके बाद शिकीशिमा एक और सच बताता है। वो कहता है कि वो खुद सरकार के खिलाफ है और उसके साथ ही विस्फोटक चुराने की कोशिश कर रहे थे। शिकीशिमा की बातों से एरिन को हिम्मत मिलती है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन के साथ ही टाइटन से बचते हुए बम रखने की जगह तक पहुंचते हैं। वो बम को गाड़ी में लोड करके दीवार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में शिकीशिमा उन्हें रोक लेता है। अब उसका असली प्लान सामने आता है। वो चाहता था कि इस बम से दूसरे इलाके की दीवार तोड़ दी जाए ताकि लोग मजबूरी में टाइटन से लड़ें। उसके बाद जब टाइटन्स खत्म हो जाएं, तो सरकार को भी जड़ से उखाड़ दिया जाए। शिकीशिमा मानता था कि इन हालातों की असली वजह सरकार ही है, लेकिन एरिन और उसके साथी इस बात से सहमत नहीं होते। उनका कहना था कि इस लड़ाई में बेगुनाह लोग भी मारे जा सकते हैं। इसी बात पर एरिन और शिकीशिमा के बीच झगड़ा हो जाता है। शिकीशिमा खुद को खत्म कर लेता है और एक विशाल टाइटन में बदल जाता है। तभी यह भी पता चलता है कि शिकीशिमा भी टाइटन में बदलने की ताकत रखता था। वही वो दानव था जो पहले एरिन को उठाकर ले गया था। टाइटन बनने के लिए उन्हें अपनी जान देना पड़ता है। टाइटन बनने के बाद उनकी असली देह गर्दन के पीछे मौजूद रहती है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। ऐसे टाइटन्स की उम्र कम होती है क्योंकि उन्हें सीरम दिया गया होता है। बाकी टाइटन्स वायरस की वजह से बने थे, इसलिए वो नहीं मरते। इसके बाद एरिन और शिकीशिमा के बीच भयानक लड़ाई होती है। शुरुआत में शिकीशिमा एरिन पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में एरिन अपनी ताकत और समझ से उसे हरा देता है। तय योजना के मुताबिक एरिन दीवार के ऊपरी हिस्से में बम फोड़ देता है। तभी सब हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि कुबल अभी जिंदा है। वो चिल्लाकर कहता है कि एरिन को उसकी हिरासत में दे दिया जाए। उसका मानना था कि कोई भी इंसान इंसानियत की मदद नहीं करे, बल्कि सब डरकर दीवारों के पीछे ही रहें। तभी एक महिला सैनिक गुस्से में आकर कुबल को मार देती है। इसके बाद एक और बड़ा सच सामने आता है। फिल्म की शुरुआत में जो विशाल दानव दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि कुबल ही था। टाइटन बनकर कुबल आखिरी बार उनके मिशन को रोकने की कोशिश करता है। इस बार शिकीशिमा एरिन की मदद के लिए आगे आता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो बम को कुबल के टाइटन के मुंह में डाल देता है। जोरदार धमाका होता है और कुबल का टाइटन खत्म हो जाता है। उसी धमाके के मलबे से दीवार का बड़ा छेद भी बंद हो जाता है। उनका मिशन सफल हो जाता है और सब लोग खुशी से भर जाते हैं। आखिर में एरिन और मिकासा अपने सपने को पूरा होता देखते हैं। वो समुंदर को देखते हैं, आसमान में उड़ते पंछियों को देखते हैं और इसी उम्मीद के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।